हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी अपनी वात्सल अरिहंत अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम स्टेट बोर्ड से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, लास्ट तक देखते रहें और वीडियो के साथ साथ अपनी नोट भी तैयार रखें ताकि आप अपने नोट्स को भी बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने इस वीडियो के आगे पड़ाव की तरफ, जहां हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण के बारे में जानेंगे। वैद्युत स्थैतिक बल, कूलाम नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम की विशेषताएं, परावैद्युतांक, आपेक्षिक वैद्युशीलता, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुणों के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश के बारे में हम किसे कहते हैं? तो वैद्युत आवेश के बारे में हम देखेंगे तो वैद्युत आवेश द्रव्य का मूल गुण है। वैद्युत आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत धारा का मूल कारण होता है वैद्युत आवेश। यानी वैद्युत आवेश के बारे में अगर जानकारी देखें तो सबसे पहले हमारा वैद्युत आवेश द्रव का मूल गुण होता है। वैद्युत आवेश विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और वैद्युत प्रवाह का मूल कारण होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है धनावेश। धनावेश जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं। ये हमारे दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब देखते हैं आवेश के मात्रक। वैद्युत आवेश के मात्रक में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला मात्रक होता है हमारा एसआई मात्रक। एसआई मात्रक हमारा होता है एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम। दूसरा मात्रक हमारा होता है सीजीएस मात्रक, जिसमें हमारा होता है स्टेट कूलाम। रेड कलर लाइन से हमने दिया हुआ है स्टेट कूलाम, या इसे हम स्थिर वैद्युत मात्रक भी कहते हैं। तीसरा मात्रक हमारा होता है वैद्युत चुंबकीय मात्रक, जो हमारा एफ कूलाम के फॉर्म में आता है। इन तीनों में अगर हम संबंध देखेंगे कि कूलाम, स्टेट कूलाम, एफ कूलाम में क्या होता है, तो एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं और एक कूलाम में 1/10 एफ कूलाम पाए जाते हैं। इस प्रकार अगर हमसे कोई वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी देता है, हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इतनी जानकारी उसको लिखनी है, पेपर में लिखनी है। दूसरा टॉपिक अगर हम देखते हैं, दूसरा टॉपिक आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? दरअसल आवेश का क्वांटीकरण किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेश की मात्रा की जानकारी देना होता है। तो इसकी जो परिभाषा आती है, किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जो हमारी परिभाषा है वो सिर्फ इतनी सी यहाँ से यहाँ तक बनती है कि वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम किससे लेते हैं? Q बराबर N प्लस माइनस N इंटू ई या बराबर I इंटू टी। इसका जो मूल यहाँ पर हम देखेंगे, N हमारा पूर्ण संख्या होती है और E हमारा इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है। आगे देखेंगे कूलाम की परिभाषा। जो आवेश के क्वांटीकरण या आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, उसे हम परिभाषित कैसे करते हैं? तो हमारा आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो वैद्युत धारा इंटू समय होता है, जिसे हम लिखते हैं Q बराबर I इंटू टी। अब मान लीजिए 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक हम किसी चालक में प्रवाहित करते हैं, तो उसमें आवेश प्रवाह की मात्रा 1 कूलाम के बराबर होती है। तो देखिए, किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा 1 कूलाम आवेश कहलाता है। मतलब अगर हम 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा किसी चालक से प्रवाहित करते हैं, तो मतलब उसमें से 1 कूलाम आवेश हमने प्रवाहित कर दिया है। आप इसको देखकर इसके नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वैद्युत स्थैतिक बल या कूलाम का नियम। वैद्युत स्थैतिक बल को फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने प्रतिपादित किया था सन 1785 में। इसके अनुसार अगर हम देखें, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, वैद्युत स्थैतिक बल से नाम से ही दिख रहे हो, स्थैतिक का मतलब स्थिर,
यानी जो कूलाम का नियम लगता है वो स्थिर आवेशों के लिए कार्य करता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। यहाँ पर Q1 Q2 देखेंगे तो परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए एक आवेश हमारा ये है, इससे कुछ दूरी पर हमने मान लीजिए दूसरा आवेश ये दे दिया। अब यहाँ पहला आवेश हमारा कौन सा है Q1, दूसरा आवेश हमारा कौन सा Q2। दोनों के बीच की दूरी अगर हमने देखी तो कितनी मान ली यहाँ पर स्मॉल r। तो इसी प्रकार से पहला पॉइंट दिया उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, यानी ये पहला आवेश और दूसरे आवेश दोनों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इन दोनों आवेशों के मध्य की जो ये दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मतलब जो बल कार्य करेगा ये पहला आवेश और दूसरे आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। यानी Q1 Q2 जो लगाएगा वो इस रेखा के अनुदिश ही बल लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अब पहले और दूसरे समीकरण को जैसे ही मिला के रखते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, एक नियतांक आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल के जो नियतांक होगा इस यह एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है और मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है। अब माध्यम पर कैसे निर्भर करता है ये देखते हैं अगली स्लाइड में। पर्दा हटते ही आपको इसके के की जानकारी मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में अगर हम बात करेंगे तो जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच हम क्या मानेंगे वायु या निर्वात। अगर दोनों बिंदु आवेशों के बीच में अगर वायु या निर्वात है तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। यहाँ पर देखेंगे समीकरण 3 से जो हमने पिछला देखा था के की जगह पर जो वैल्यू रखी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पर R स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात के अतिरिक्त दूसरे माध्यम में है तो स्मॉल के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/कैपिटल के। यहाँ पर जो कैपिटल के लिया है हमने ये माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अब ये वैल्यू हम फिर से समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा कूलाम का नियम पूरा हुआ। अगर पेपर में पूछा जाता है तो आपको इतना लिखना उसमें कंपलसरी होता है। साथ स्लाइड को हमारी वीडियो को देखने के साथ साथ अपने कॉपी कलम को भी साथ में रखें और इस नोट इससे एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएं ताकि आपको एग्जाम में बहुत आसानी पड़ेगी। अगला टॉपिक हमारा होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम के सदिश रूप का मतलब है कि कूलाम का नियम आखिर किस तरीके से एक दो आवेशों पर कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला चित्र है हमारे पास, दूसरा चित्र है। हम इस वाले चित्र को चित्र ए देते हैं। ये हमारा चित्र ए है और ये हमारा चित्र बी है। थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो दोनों स्थिर मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर स्थिर आवेशों की बात होगी। तो यहाँ से दो स्थिर आवेशों Q1 व Q2 की स्थिति सदिश हमारे कौन से हैं R1 व R2। अब चित्र ए हमारा कौन सा ये रहा, इनमें कौन से हमारे विजातीय विजातीय के कारण कौन सा बल है आकर्षण। देखिए ये कहाँ जा रहा है एरो इस तरफ, ये एरो कहाँ जा रहा है इस तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। सजातीय आवेश होने के कारण क्या होता है प्रतिकर्षण। अब इसमें देखिए ये एरो कहाँ जा रहा है इस तरफ, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं दूर, यानी एक दूसरे से विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। तो इसी वजह से देखेंगे हम तो आवेश Q2 द्वारा Q1 पर, यानी इस Q2 द्वारा
इस Q1 पर कार्यरत बल हमारा कौन सा है, ये वाला F वेक्टर F1 2 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज दी हुई ये स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश केवल किसी भी सूत्र में केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। देखिए जैसे हमने 11th क्लास में अगर आपने सदिश चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बोलते हैं वेक्टर आर कैप टू वन इक्वल टू आर वेक्टर आर टू वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमारा स्थिति सदिश का होता है। हमने यहाँ पर इस वाले वेक्टर आर कैप टू वन को रिप्लेस किया हुआ इस फॉर्मूले के थ्रू, तो यहाँ पर आया वेक्टर आर टू वन अपॉन आर। यहाँ से जो नीचे अपॉन में ये जो आर है इसका मल्टीप्लाई हम इस आर स्क्वायर के साथ कर देते हैं, जिसके कारण इसकी क्या हो गई वैल्यू आर क्यूब। तो ये हमें क्या मिला Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। जब पहला बल लगे दूसरा आवेश पहले पर लगाएगा तो पहला आवेश भी दूसरे पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा। तो दूसरे वाले में देखते हैं Q1 द्वारा Q2 पर कार्यरत बल F21। यहाँ पर स्थिति सदिश क्या हो गया 1 2, वहां पर क्या था 2 1, यानी पहले के द्वारा दूसरे पर आरोपित। यहाँ पर क्या है दूसरे के द्वारा पहले पर आरोपित, पहले के द्वारा दूसरे पर आरोपित बल। दिशा क्या है पहले से दूसरे की ओर। ठीक, यहाँ से हम वही काम करेंगे, फिर से इसकी जगह पर एक स्थिति सदिश आ जाएगा। स्थिति सदिश वेक्टर आर अपॉन आर। अब इस आर का मल्टीप्लाई इस आर स्क्वायर से होगा तो आर क्यूब मिल जाएगा। यानी हम देखेंगे जहां हमने जो वैल्यू रखी थी ये वाली वो कुछ इस तरीके से रखी थी, इसकी जगह पर ये। ठीक, इसको भी हम क्या दे देंगे समीकरण 2 दे देंगे। ये समीकरण गलत आया क्योंकि चित्र से स्पष्ट है। चित्र में हम पहले ही देख चुके हैं दोनों के दोनों कैसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अतः अगर हम देखें विपरीत दिशा में यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस क्या करता है इस विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। अब जब दोनों ही विपरीत दिशा में है तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से जब दोनों विपरीत दिशा में तो बल भी कैसे होंगे विपरीत दिशा में। अतः हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इस प्रकार कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। एक और एक तरीके से केंद्रीय बल होता है। अगर न्यूटन का तृतीय नियम केंद्रीय बल को प्रदर्शित करता है तो यानी ये बल कैसा होगा केंद्रीय बल। यानी कूलॉम का नियम भी क्या होता है केंद्रीय बल होता है। चल इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है कूलॉम के नियम की विशेषताएं। तो कूलॉम के नियम की विशेषता एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले विशेषता है हमारी कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है। दूसरा यह अन्योन्य क्रिया बल है, यानी अन्योन्य क्रिया बल है क्योंकि ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं एक दूसरे से। कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है क्योंकि इसके हमेशा अपॉन में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा कूलॉम नियम से प्राप्त बल हमेशा केंद्रीय बल होता है और यह नियम बिंदु आवेशों के लिए हमेशा सत्य है। यह दीर्घ परासी बल है जिसकी रेंज क्या होती है अनंत से 10⁻⁻14 होती है। इससे कम पर नाभिकीय बल उत्पन्न होने लगता है। तो यह हमारी कूलॉम के नियम की विशेषताएं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता की, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी परिभाषा देखेंगे तो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ये एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं इसको, या एप्सिलॉन सिंपल भी लिख सकते हैं। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे एप्सिलॉन आर या कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई विमा नहीं होता क्योंकि ये आनुपातिक है, दोनों ही वैद्युतशीलता की रूप है, इसीलिए ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेखीय आवेश घनत्व।
किसी चालक की लंबाई के अनुदिश प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे प्राय लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो अगर परिभाषा अगर आप याद करना चाहें तो केवल इतनी है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर शॉर्टकट में अगर परिभाषा देखना चाहेंगे तो सिर्फ इतनी ही लिख जाएंगे। ये तो हम सजाने दझाने का थोड़ा सा काम कर देते हैं। ये तो हमारी परिभाषा कहाँ से है, यहाँ से है। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र इसका होता है लैम्ब्डा बराबर क्यू अपॉन एल, जिसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। इसका जो विमीय सूत्र आपके सामने आएगा वो L-1 TA। इसका विमीय सूत्र होता है। रेखीय आवेश घनत्व के बारे में अगर कोई जानकारी आपसे देता है, कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसमें इतना ही लिखना है। इसके बाद बात आती है पृष्ठ आवेश घनत्व की। पृष्ठ आवेश घनत्व हम ये लंबाई पर उपस्थित है, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसी इसका जो सूत्र होता है वो क्यू सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए कूलम प्रति मीटर क्यूब स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इसमें -1 था, इसमें -2 हो जाता है, टी ए इसमें कॉमन रहता है। L-2 TA मात्रा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को अगर हम देखते हैं प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को, इसकी परिभाषा हमारी कितनी है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को पदार्थ पर आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे प्राय रो से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है रो बराबर क्यू अपॉन वी कूलम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ से हम देखेंगे कूलम प्रति मीटर क्यूब, और डायमेंशन फॉर्मूला पिछले जैसा होगा, बस इसमें L की पावर एक और बढ़ जाएगी, L-3 TA। इसके बाद बात आती है वैद्युत बल रेखाओं की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वैद्युत बल रेखा कहती हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर स्वतंत्र विलगित एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कैसा है, काल्पनिक और निष्कोणीय, मतलब क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अविलंबवत निकलती हैं और अविलंबवत ही समाप्त होती हैं, किसी भी कोण पर नहीं निकलती, इनका कोई भी कोण नहीं होता। यहाँ से देखेंगे धनावेश की बात करेंगे तो धनावेश में जितनी भी रेखाएं आपको कहाँ निकल रही हैं, बाहर की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, और ऋण आवेश में अगर हम बात करेंगे तो सभी रेखाएं कहाँ आ रही हैं, अंदर की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम विजातीय आवेश रखते हैं तो धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हो रही है, ऋणावेश की ओर समाप्त हो रही हैं। और दोनों अगर एक समान रखते हैं यानी सजातीय आवेश रखते हैं तो दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को पीछे की तरफ ढकेल रही हैं। और सजातीय आवेशों में हमेशा वैद्युत क्षेत्र कहाँ मिलता है, दोनों आवेशों के मध्य में, और विजातीय आवेशों में वैद्युत क्षेत्र हमारा कहाँ मिलेगा, छोटे आवेश के तरफ। ठीक, अब हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, पहला गुण है वैद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। मतलब अब यहाँ से धनावेश से प्रारंभ होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखा ऋणावेश तक जा रही हैं। अगर हम इस पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो किसको बता रही हैं, बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि उस दिशा में एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दो दिशाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र की जो होंगी दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है।
वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में कैसा होता है, आकर्षण होता है, और लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में कैसा होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से लंबवत निकलती हैं और लंबवत समाप्त होती हैं। ये मैं आपको पिछली स्लाइड में चित्र में दिखा सकता हूँ। धनावेश और ऋणावेश का उदाहरण देखिए, ये वाला है। या जैसे ये धनावेश है तो इस पर कैसी जा रही, लंबवत बाहर की ओर जा रही है, लंबवत निकल रही है। ऋणावेश में देखिए लंबवत अंदर की तरफ आ रही है। अब बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये तो एक मेन टॉपिक और परिभाषा, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सबसे सरल यूनिक परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगर ये भी नहीं, दूसरी परिभाषा भी आप देख सकते हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। जिसे सूत्र देखेंगे हमारा होता है वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका मात्रक हो, यहाँ पर वेक्टर एफ यहाँ पर परीक्षण आवेश पर बल और क्यू नॉट हमारा परीक्षण आवेश होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। जो बल होता है, बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, और आवेश का होता है ए इंटू टी। जिसे सॉल्व करने पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र मिलेगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इसका जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस थ्री ए एम्पियर माइनस वन। इस विमीय सूत्र का जो मात्रक बनता है वो विमीय सूत्र से एम फॉर किलोग्राम, एल फॉर मीटर, टी फॉर सेकंड और ए फॉर एम्पियर। तो यहाँ से जैसे ही एम फॉर किलोग्राम हो गया, एल फॉर मीटर हो गया, टी फॉर सेकंड हो गया और ए फॉर एम्पियर हो गया, इनकी पावर हम वैसे वैसे लगा देंगे। ऐसा ही सिस्टम है। एफ का मात्रक होता है बल का न्यूटन और क्यू का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। और सीजीएस में डाइन स्टेट कूलाम, न्यूटन से डाइन और कूलाम का स्टेट कूलाम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम बात करेंगे तो जब एक बिंदुवत धनावेश प्लस क्यू और उतने ही परिमाण का बिंदुवत ऋणावेश माइनस क्यू थोड़ी दूर पर रखा जाता है, तब इन आवेशों द्वारा निर्मित निकाय हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों के परिमाण बराबर है। कितनी दूरी पर रखा है, 2L दूरी पर रखा है ए और बी पॉइंट पर। इससे निर्मित युग्म क्या होगा, हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा HCl H2SO4 H2O। यानी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं। अब ये नोट हम देखेंगे क्या है। परमाणु में धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र कैसा होता है, एक ही बिंदु पर होता है। ठीक, परमाणु द्विध्रुव नहीं होता, किंतु सामान्यतः परमाणु धनावेश और ऋणावेश एक ही केंद्र पर केंद्रित होते हैं। इनका कोई भी अलग अलग बिंदु नहीं होता, अलग अलग केंद्र नहीं होता। लेकिन जब हम इसे वैद्युत क्षेत्र में रखने पर धनावेश व ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं। जैसे ही हम इसको वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये धनावेश अलग होना लगेगा, ऋणावेश अलग होना लगेगा। और ये इसका ये अलग होने का मूल कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होता है और जो द्विध्रुव का निर्माण कर देता है। सभी बैटरियों में यही प्रक्रिया बनती है। हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सामान्य अवस्था में तो हमारे सिंगल नहीं होते हैं। जैसे ही हम उसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराते हैं, चार्जिंग पॉइंट पर लगाते हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं। हमारे इस लास्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता की माप को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक,
किसी भी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की तीव्रता की माप हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है कि ये कैसा घूमता है। या दूसरी परिभाषा है किसी आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा किसी एक आवेश का परिणाम हो गया। यहाँ पर दोनों के मध्य की दूरी हो गई, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर और विमी सूत्र LTA होता है। इसी प्रकार के अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारी दी हुई लिंक www.arihantacademy.organize पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से अपने इस तरीके के नोट्स को परचेज कर सकते हैं।